सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का ज्ञानारोह परिवार में। कुछ व्यस्तता थी, इस कारण से लंबे समय तक आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा आगे से निरंतरता बनी रहे। व्यस्तताएं आती रहती हैं, जीवन है तो व्यस्तता रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। हम लोग वर्ण विचार देख रहे थे। वर्ण विचार में हम लोगों ने देख लिया था कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने सीखा कितना है, उसे समझा कितना है, क्या हम लोग सिर्फ टीच कर लिए हैं या लर्न भी किया है कुछ हम लोगों ने। तो वही उसी को परखने के लिए, जांचने के लिए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कहाँ तक सीखा है। तो आप लोग प्रश्नों को हल करिएगा और देखिएगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी है या फिर सिर्फ पढ़ भर लिया है। तो ये कैसे पता चलेगा जब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में सही कथन नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। आप लोग हड़बड़ी में, तनाव में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और पूछा रहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग ये लगाते हैं कौन सा कथन सही है, हड़बड़ी में पूछा जाता है कुछ और करके कुछ और आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी परीक्षा में जाएं तो वहाँ पे तनाव रहित होकर के एकदम परीक्षा दें और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे क्या करना है, इत्मीनान पूर्वक पढ़ना है, शांत होकर पहले उसे पढ़ना है, तब सही उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। तो कौन सा सही कथन नहीं है ये हमें इसमें से चयन करना है। पहला जो कथन है, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा देखते समय हम लोगों ने देख लिया कि सभी स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है। ये भी हमने देखा है कि जब हम स्वर की परिभाषा देख रहे थे कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है। हमने ये भी देखा था कि जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। एक और हमने देखा था हम लोगों ने कि जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। लेकिन जो ग ऑप्शन है, जो ग विकल्प है, उसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि जो सभी स्वर हैं वो क्या है, महाप्राण है। इसलिए पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ग सही है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। ये बहुत आसान प्रश्न है आप सभी के लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन नहीं है। हमें इसमें से जो सही कथन नहीं है उसका चयन करना है। 4 कथन दिया है। पहला कथन है कि रचना या निर्माण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। हमें पता है कि रचना या निर्माण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है मूल स्वर, दूसरा कौन होता है, संधि स्वर। रचना और निर्माण के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संधि स्वर होते हैं। तो पहला जो कथन है वो सही है। हमें कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना है। मूल स्वर कुल 4 होते हैं। हमें पता है कि जो मूल स्वर कितने होते हैं, कुल 4 होते हैं। कौन कौन? अ, इ, उ, री। ये जो 4 हैं ये क्या है, ये मूल स्वर हैं। चौथा जो विकल्प है, कह रहा है ए ओ ऐ औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। हमें पता है कि जो संधि स्वर है उसके 2 भेद होते हैं, दीर्घ और संयुक्त। तो ए ओ ऐ औ क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। दूसरा जो विकल्प है अ, इ, उ, री, ये क्या है, ये कह रहा है ये संधि स्वर है, जबकि हमें पता है ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं, ये संधि स्वर नहीं कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ख सही इसका उत्तर है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। चौथा जो प्रश्न है, 4 कथन दिए हैं, उनमें से कोई एक सही है, इसका हमें चयन करना है। तो पहला जो कथन है, कह रहा है अ इ उ विजातीय स्वर हैं। हम लोगों ने देखा था जब हम स्वर देख रहे थे कि जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे थे तो उसमें हम लोग थे कि जिन स्वरों का उच्चारण एक स्थान से होगा उनको हम क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे।
जिन स्वरों का उच्चारण अलग अलग स्थान से होगा, एक स्थान से नहीं होने वाले जो स्वर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, विजातीय कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा था आ का कंठ से उच्चारण हो रहा है, ई का तालु से हो रहा है, उ का ओष्ठ से हो रहा है, तो एक स्थान से इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये विजातीय स्वर नहीं है, ये सजातीय है। तो पहला कथन गलत है। हर्ष स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। हमने देखा था स्वर देखते समय क्या देखा था, हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जब छंद शास्त्र में जाएंगे तो वहाँ इसको लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सही है। ई ए का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है। हमें पता है कि जिह्वा के अग्रभाग से ई ए का उच्चारण होता है। वर्तुल स्वर ध्वनियाँ हैं। हमें पता है कि जो ये ई हैं ये क्या है, वर्तुल स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ये क्या है, प्रसृत स्वर ध्वनियाँ हैं। वर्तुल और प्रसृत क्या होता है, वर्तुल मतलब वृत्त के आकार का, गोलाकार। जब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ गोलाकार आकृति में आ जाएंगे, वर्तुल हो जाएंगे, वृत्त बना लेंगे, वैसे जो स्वर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्तुल कहलाएंगे, वृत्ताकार कहलाएंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह फैला रहेगा, गोलाकार आकृति नहीं बनेगी, प्रस्तुत रहेगा, अवृत्ताकार रहेगा, उनको क्या कहेंगे, प्रस्तुत स्वर कहेंगे। तो जो घ वाला है ई क्या हो रहा है, जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो ओष्ठ गोलाकार आकृति नहीं बना रहे हैं, फैले हुए हैं, तो ये वर्तुल ध्वनियां ना होकर के क्या है, प्रस्तुत ध्वनियां है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। निम्नलिखित में असत्य कथन है। 4 कथन दिया है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। पहला जो कथन है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता ही हम सभी को पता है। ये ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ये भी सही है। आ जाते हैं ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, ना कि मूर्धा, इसलिए 5वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, ये कथन गलत है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। निम्नलिखित में प्रस्तुत स्वर है। अभी ऊपर हम लोगों ने प्रस्तुत या वर्तुल क्या होते हैं, वृत्ताकार या अवृत्ताकार स्वर कौन होते हैं, इसकी चर्चा हमने कर ली। तो हमने देखा था कि जो ओ है वो क्या है, वर्तुल है, वृत्ताकार है। उ क्या है, वर्तुल है और वृत्ताकार है। ओ क्या है, वर्तुल या वृत्ताकार है। जो आ है ये क्या है, अवृत्ताकार या प्रसृत स्वर है। तो छठे का सही उत्तर क्या है, घ सही है। आ जाते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सजातीय स्वर कौन सा है। हम लोगों ने सजाती विजाती के अभी ऊपर चर्चा कर ली है, स्वर पढ़ते समय भी हम लोगों ने कर ली थी कि जिनका उच्चारण स्थान एक होगा उन्हें क्या कहेंगे, सजाती कहेंगे। तो ई इनका जो उच्चारण स्थान है ये अलग अलग हो रहा है, तो ये विजाती है, सजाती नहीं है। उ जब इनका हम देख रहे हैं तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, एक स्थान से हो रहा है, तो इसलिए ये सजाती स्वर है। ओ इनका उच्चारण स्थान अलग अलग से हो रहा है, विजाती है। ए ओ भी क्या है, विजाती है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ख सही उत्तर है इसका। अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। हम लोगों ने देखा है अभी कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, पश्च, मध्य और अग्र। हम लोगों ने देखा था कि जिह्वा के जो इस आकृति होती है, जो स्थिति होती है, मध्य स्वर में, मध्य भाग में जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर है। मध्य भाग में कौन होता है, सिर्फ एक होता है, आ होता है, जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होता है। उच्चारण करिए, आ। पाएंगे वायु जिह्वा के मध्य भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है। और उसके बाद जितने भी आ को छोड़ करके, चाहे ए हो, चाहे ऊ हो, चाहे उ हो, चाहे ओ हो, चाहे औ हो, ऐसे जो स्वर हैं वो क्या होंगे, जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। और बाकी जो ई ऐसे जो स्वर हैं जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या है, ग सही उत्तर है। आ जाते हैं 9वें प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित में संधि स्वर नहीं है। 9 में क्या है, संधि स्वर कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। हम लोगों ने देख लिया था कि जो रचना या निर्माण के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या कहलाए थे, जो जिनकी उत्पत्ति स्वयं से होती है, किसी और स्वर के मेल से नहीं बनते, उन्हें क्या कहते थे, मूल स्वर कहते हैं। इसमें क्या है,
जो अ ई है ये क्या है, ये मूल स्वर है, ये संधि स्वर नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संधि स्वर नहीं है, तो पहला जो क ऑप्शन है ये संधि स्वर नहीं है, ये मूल स्वर है, इसलिए 9वें का सही उत्तर क्या होगा, क सही उत्तर होगा। ख में ये क्या है, ये संधि स्वर है, ये भी संधि स्वर है, ये भी संधि स्वर है, तो 9वें का सही उत्तर क सही है। प्रश्न नंबर 10 का उच्चारण स्थान क्या है। हम लोगों ने ऊपर देखा जो प्रश्न नंबर 10 है, ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, री का उच्चारण स्थान क्या है। री कहाँ से उच्चारित होता है, री कंठ से नहीं होता है, तालु से नहीं इसका उच्चारण होता है। उच्चारण करेंगे पाएंगे री, री मूर्धा से री ध्वनि उच्चरित होती है। तो 10वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, ग सही है। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में मूल स्वर नहीं है। ऊपर हम लोगों ने मूल स्वर और संधि स्वर की चर्चा कर ली है कि मूल स्वर 4 हैं। कौन से, अ ई उ री। तो इसमें से जो ई है वो क्या है, संधि स्वर है, दीर्घ संधि स्वर है। बाकी 3 क्या है, मूल स्वर हैं। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ सही है। आ जाते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में अग्र स्वर नहीं है। ऊपर हम लोगों ने चर्चा की जीवा की स्थिति के आधार पे कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो वहाँ मैंने बताया था कि आ को छोड़कर जितने भी 3 के आकार वाले स्वर हैं वो क्या होंगे, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, जीवा के पश्च भाग से होता है। बाकी जितने स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, जीवा के अग्र भाग से होता है। तो इसमें क्या है, ई ए और री, इसका भी जब उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है। जबकि ओ औ का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो पा रहे हैं इसका जो उच्चारण कहाँ से हो रहा है, जीवा के पश्च भाग से हो रहा है, बाकी का अग्र भाग से हो रहा है। तो 12वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, ग है। 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन है। 4 कथन दिया है, इनमें से हमें 3 सही हैं और 1 सही नहीं है, असत्य है, उसका चयन करना है, चुनाव करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो कथन है, पहला कथन है अ ऐ औ अर्ध विवृत स्वर हैं। अ ऐ औ जब उच्चारण करेंगे तो पाएंगे ये विवृत, अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी कि विवृत मतलब होता है खुला हुआ। मुंह का उच्चारण, जब स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह कितना खुलता है, इस आधार पे 4 विभाजन किए गए हैं। जब ज़्यादा मुंह खुलेगा तो उसे क्या कहेंगे, विवृत कहेंगे। जब उससे थोड़ा कम खुलेगा तो उसे क्या कहेंगे, अर्ध विवृत कहेंगे। जब ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं कि मुख एक तरह से संवृत रहे, बंद होने की कगार पे रहेगा, एकदम बहुत कम खुलेगा, उसे संवृत कहेंगे। उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा तो उसे क्या कहेंगे, अर्ध संवृत कहेंगे। इस आधार पे 4 भेद हम लोगों ने देखे थे। उच्चारण करिए, अ ऐ औ। क्या है ये, अर्ध विवृत स्वर हैं। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, इनका उच्चारण करते समय मुख पूरा नहीं खुल रहा है, पूरे से आधा खुल रहा है। तो पहला जो विकल्प है वो क्या है, सही है, क्योंकि ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और हमें क्या करना है, जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। अब आ जाते हैं दूसरे कथन पे, करें आ, अर्ध विवृत स्वर है, आ का उच्चारण करिए। जब आ का उच्चारण करेंगे तो मुंह क्या हो रहा है, मुंह पूरी तरह से खुल जा रहा है। तो जो आ है ये अर्ध विवृत नहीं है, ये क्या है, ये विवृत स्वर है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन है, तो क्या है, असत्य कथन है, ये अर्ध विवृत ना होकर के क्या है, विवृत स्वर है। ग क्या है, ए ओ अर्ध संवृत स्वर। हमें पता है कि ए ओ जो हैं ये क्या होते हैं, अर्ध संवृत होते हैं। ई उ री ये क्या है, ये संवृत स्वर हैं। 13वें का सही उत्तर क्या है, ख सही है। आ अर्ध विवृत नहीं है, विवृत स्वर है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में असत्य कथन है। 4 कथन दिया है, उसमें से कोई एक कथन असत्य है, उसका चयन करना है हमें, हम लोगों को उसको चुनना है, ढूंढना है उसे। पहला जो कथन है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। हम लोगों ने देख लिया था, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से देखा था हम लोगों ने, कौन कौन से देखा था,
मूल स्वर और संधि स्वर देखा था, यानी कि ये कथन पूर्णतः सही है। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, कौन? दीर्घ और संयुक्त, ये भी पूर्णतः सही है। संधि स्वरों का निर्माण मूल स्वरों की सहायता से होता है। संधि स्वरों का निर्माण मूल स्वरों से की सहायता से होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये भी कथन सही है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 4 भेद नहीं होते हैं, 2 भेद होते हैं, ये कथन असत्य है। इसलिए 14वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? घ सही है। निम्नलिखित में सत्य कथन है। निम्नलिखित में सत्य कथन है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से 3 गलत है, एक कोई सही है, इसका हमें चयन करना है। तो पहला जो कथन है, कह रहा है हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, जबकि हमें पता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इसलिए पहला जो कथन है वो क्या है? गलत है। अंग अह की गणना स्वर में होती है। हमें पता है कि जो अंग अह है, इसकी गणना ना तो स्वर में की जाती है ना तो व्यंजन में की जाती है। इसकी गणना कहाँ की जाती है? अयोग वाह में की जाती है। इसकी गणना कहाँ की जाती है? अयोग वाह में की जाती है। अब आ जाते हैं जो ग, आ, ई द्विमात्रिक स्वर हैं। हाँ, जो आ और ई का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा के कितना समय लगता है, इसलिए तीसरा जो कथन है वो पूर्णतः सही है। इसलिए 15वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो ग सही है। आ ई का उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? ये सजातीय स्वर नहीं यहाँ पे गिने जाएंगे, क्योंकि आ और ई अलग अलग उच्चारित हो रहे हैं। यहाँ पे जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये विजातीय स्वर कहलाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं 16वें प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में असत्य कथन है। ये रीजनिंग के टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि कौन सा सही क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 16 का जो विकल्प है, देखिए क्या कह रहा है? क ग। ख क्या कह रहा है? च ज। ग कह रहा है त द। घ क्या कह रहा है? प फ और भ। तो देखते रहिए, पहले विकल्प में क्या है? पहला और तीसरा है। दूसरे विकल्प में भी च ज पहला और तीसरा है। तीसरे विकल्प में भी क्या है? पहला और तीसरा है। तो पहली और तीसरी जो ध्वनि है वो क्या होती है? जो वर्गीय व्यंजन है उसमें जो पहली और तीसरी और पांचवी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वो अल्प प्राण कहलाती है। वो ध्वनि क्या कहलाती है? अल्प प्राण। तो ये तीनों में क्या है? तीनों जो है इनमें, इसमें भी पहला और तीसरा वर्ण आया है, इसमें भी पहला तीसरा वर्ण आया है, इसमें भी पहला तीसरा वर्ण आया है। तो ये तीनों क्या है? ये अल्प प्राण है। इसमें कौन सा आया है? दूसरा और चौथा आया है। हमें पता है दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो ये जो घ है ये अलग है, इन चारों में से अलग है। तो इनमें से जो असत्य कौन सा है? यही है, असत्य कथन यही है। ये प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे असत्य कथन हटा करके निम्नलिखित में असत्य है कथन हटा दीजिएगा। अब आ जाते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न कह रहा है स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। हमें पता है कि जो स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं वो कुल कितनी होती हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन ध्वनियां कुल कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 5 वर्ग होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, तो 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। तो 17वें का क्या सही है? ग सही है। और हिंदी वर्णमाला में कुल मूल ध्वनियां कितनी होती हैं? 33 होती हैं। और 4 क्या होते हैं? 4 अंतस्थ ध्वनियां होती हैं और 4 ऊष्म व्यंजन भी होते हैं और 4 क्या होते हैं? संयुक्त ध्वनियां भी होती हैं। तो 17वें का सही उत्तर क्या है? ग 25। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। कह रहा है आ ग है, ये ध्वनियां हैं। पहला जो विकल्प दे रहा है कह रहा है अल्प प्राण घोष ताल। हम लोग देख लेते हैं ये ध्वनियां क्या हैं। जो हम देख रहे हैं तो सभी जो ध्वनियां हैं वो क्या है? अल्प प्राण है और सभी जो ध्वनियां हैं वो घोष हैं। अब ऐसे इनका उच्चारण स्थान हमें देखना है कि ये कहाँ से? अ ग है,
ये तालु से इनका उच्चारण स्थान नहीं हो रहा, तालु से उच्चरित नहीं हो रही है, तो पहला जो विकल्प है वो सही है। उच्चारण करेंगे तो पाएंगे मूर्धा से भी इनका उच्चारण नहीं हो रहा है, उच्चारण पाएंगे तो नासिका से भी इनका उच्चारण नहीं हो रहा है। जब उच्चारण करेंगे तो पाएंगे इसका उच्चारण चारों का कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तो तीसरा जो विकल्प है ग वो 18वें का सही है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं, इसमें क्या सही होगा? पहला सही उत्तर है आप लोगों के अनुसार। इसी तरह की गलतियां आप लोग क्या करते हैं, परीक्षा हाल में करते हैं। पूछ रहा है स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इतने तनाव में होते हैं, उत्तर लगा के क्या आते हैं, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, आप लोग लगा के आते हैं, क्या कहते हैं कि श श स है, क्या है, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां है। नहीं, ये क्या है, ये गलत है। जो श पूछ क्या रहा है, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां पूछ रहा है, तो श श स है, ये क्या है, ऊष्म संघर्षी ध्वनियां है, न कि स्पर्श संघर्षी ध्वनियां है। ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य ध्वनियां है। त थ द ध ये क्या है, ये दंत्य ध्वनियां है। च छ ज ये क्या है, ये तालव्य ध्वनियां है, और इन्हीं तालव्य ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहते हैं। तो 19 का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ सही है। कर्कश व्यंजन ध्वनियां हैं, हमें पता है कि जो कर्कश व्यंजन ध्वनियां कौन होती हैं, जो कोमल ताल से, जो मूर्धा है, कोमल ताल, मूर्धा जो स्थान है वहाँ की जो ताल होती है मूर्धा होती है, वहाँ से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां है वो क्या कहलाती हैं, कर्कश कहलाती हैं। तो प फ ब भ क्या है, ये ओष्ठ ध्वनियां है। क ख ग घ कंठ ध्वनियां है। च छ ज झ ये क्या है, तालव्य ध्वनियां है। ट ठ ड ढ ये क्या है, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इन्हीं मूर्धन्य ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, कठोर ध्वनि कहते हैं या कर्कश ध्वनि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कर्कश ध्वनि कहते हैं। आ जाते हैं 21वें प्रश्न में। 21वां जो प्रश्न है, कह रहा है बेलाघाती ध्वनियां कौन सी हैं। जब हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जब स्पर्श ध्वनियां हम पढ़ रहे थे, तो हाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम जो प वर्ग का है, प वर्ग की ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो पाते हैं क्या कि हमारे दोनों ओठ आपस में सट रहे होते हैं। जब बंद होते हैं तो जो वायु निकल रही है उसे अंदर से बाहर निकलने के लिए बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए वहाँ से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो बलाघाती ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो प वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो बलाघाती कहलाती हैं। तो 21वें का सही जो उत्तर है वो क्या है, घ सही उत्तर है। प फ ब भ। य र ल व क्या है, अंतस्थ ध्वनियाँ है। श श स है, ऊष्म व्यंजन ध्वनियाँ हैं, और ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कह रहा है कि अर्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। 22वां जो प्रश्न कह रहा है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हमें पता है कि जो ये और वह हैं ये क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वर और के नज़दीक होते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें अवरोध बहुत कम होता है, व्यंजन ध्वनियों की अपेक्षा सबसे कम अवरोध होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम अर्ध स्वर कहते हैं। अंग और क्या है, ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं। श क्या है, ऊष्म व्यंजन ध्वनियाँ हैं। छत्र ये क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। तो 22वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, क सही है। अब आ जाते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न कह रहा है व्यंजन ध्वनियों के किस वर्गीकरण में अवरोध सबसे ज्यादा होता है। जब हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि किस व्यंजन ध्वनि में अवरोध सबसे अधिक होता है और किन व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण में अवरोध सबसे कम होता है। तो जो अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां होती हैं इन्हीं में से य और व पाए जाते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। तुम्हें पता है कि ये स्वर के ज़्यादा नज़दीक क्यों है, क्योंकि स्वर अवरोध रहित होते हैं। इन ध्वनियों में भी सबसे कम जो अवरोध होता है व्यंजन ध्वनियों में किस में होता है, अंतस्थ ध्वनियों में होता है। और सबसे ज़्यादा जो अवरोध होता है वो किस में होता है, ऊष्म व्यंजन ध्वनियों में सबसे ज़्यादा अवरोध होता है। तो 23वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ सही है। आ जाते हैं 24वें प्रश्न पे। कह रहा है उच्छिप्त ध्वनि है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे कि हमें पता है कि ये क्या है, ये संयुक्त ध्वनि है, ये मूर्धन्य ध्वनि है, और इसका हिंदी में ये प्रयोग, हिंदी में ये वर्ण है ही नहीं, ये अमान्य है, ये
ड़ और ड़। ये जो ग विकल्प है ये उच्चित ध्वनियों के चिन्ह है, इसलिए 24 का जो सही उत्तर है वो क्या है, ग है। 25 पे आ जाते हैं, कह रहा है लुंठित ध्वनियां हैं। हमें पता है कि जो यह है वो क्या है, अर्धस्वर है। वो क्या है, वह क्या है, अर्धस्वर। ये दोनों अर्धस्वर हैं। और लय क्या है, ये पार्श्विक ध्वनियां हैं। क्यों पार्श्विक ध्वनियां हैं? जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ताल को स्पर्श करके अवरोध कर देती है, वायु को बाहर नहीं निकलते देती है, बंद कर देती है। इसलिए जो अंदर से प्राणवायु निकलती है, जो वायु निकलती है वो पार्श्व मतलब होता है बगल में, जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है, इसलिए ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनियां कहते हैं। जब र का उच्चारण करेंगे तो र का उच्चारण करके देखिए, जिह्वा क्या हो रही है, लुंठित हो जा रही है, मुड़ जा रही है। और र का जब उच्चारण करेंगे तो जिह्वा से उच्चारण करते समय हमारे मुखांग में कंपन हो रहा है, तो र क्या है, लुंठित और प्रकंपित ध्वनि दोनों कहलाती है। तो 25 का जो सही उत्तर है वो क्या है, क सही है इसका। अब आ जाते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से घोष व्यंजन ध्वनि है। हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग वर्गीकरण देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक वर्ग की जो पहली और जो दूसरी ध्वनि है वो क्या है, वो अघोष होती है। पहली और दूसरी ध्वनि अघोष होती है। तीसरी, चौथी और पांचवी जो ध्वनियाँ होती हैं वो सघोष होती हैं। तो क विकल्प में त वर्ग की पहली ध्वनि है और ग विकल्प में त वर्ग की दूसरी ध्वनि है और घ विकल्प में प वर्ग की पहली ध्वनि है। तो ये सब क्या है, ये अघोष हैं। त थ ड। जब घ विकल्प में आते हैं तो ड पाते हैं, क्या है, ड तीसरी ध्वनि है। तीसरी कौन सी ध्वनि होती है, सघोष होती है। तो 26वें का जो सही उत्तर है वह सही है। आ जाते हैं 27वें नंबर पे। कह रहा है 27वें में शब्द में कौन सी ध्वनि है, शब्द में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है। हम लोगों ने देखा था, लास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि युग्मक ध्वनि क्या होती है, संपृक्त ध्वनि क्या होती है और संयुक्त ध्वनि क्या होती है। हम लोगों ने देखा था कि युग्मक ध्वनि में क्या होता है, एक ही ध्वनि द्वित हो जाती है, 2 बार प्रयुक्त होने लगती है। जैसे क्या, उज्ज्वल, जब 2 बार आ गया तो इसमें कौन सी ध्वनि होगी, इसमें युग्मक ध्वनि होगी। संयुक्त ध्वनि में क्या था, संयुक्त ध्वनि जब हम देख रहे थे, कह रहे थे कि संयुक्त ध्वनि में हम लोग देखा था कि जो बलाघात होगा, जब उच्चारण करेंगे तो बलाघात क्या होगा, जो अर्ध व्यंजन है उसके बाद वाले वर्ण पे बलाघात होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था प्राण में देखा था, तो बलाघात क्या हो रहा है, र के ऊपर हो रहा है, प के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें संयुक्त ध्वनि थी। अब संपृक्त ध्वनि में हम लोगों ने क्या देखा था कि बलाघात किस पे होगा, जो अर्थ व्यंजन ध्वनि है उसके पहले वाले वर्ण पे जो पूर्ण है उसके ऊपर बलाघात होगा, तो वहाँ पे कौन सी ध्वनि होगी, संपृक्त ध्वनि होगी। शब्द जब उच्चारण करिए तो ब के पहले वाली जो ध्वनि है स, इसके ऊपर बल दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सी ध्वनि होगी, संपृक्त ध्वनि होगी। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी के नहीं है उनके लिए वो ऐसे ही दिमाग में रख सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिसमें अधिकांशतः वो सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। ये वाला तरीका अपनाएंगे तो ज़्यादा सही है, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जिन ध्वनियों में पहले अर्ध अक्षर रहेगा, प्रारंभ में आएगा, वो क्या कहलाएंगी, वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाएंगी। जिसमें बीच में अर्ध अक्षर आ जाएगा वो क्या कहलाएंगे, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाएंगी। ये जो हिंदी के विद्यार्थी जो ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी हो सकता है। आ जाते हैं 28वें नंबर पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में अग्र अवृत्ताकार समवृत्त तालव्य स्वर ध्वनि है। कह रहा है निम्नलिखित में अग्र अवृत्ताकार समवृत्त तालव्य ध्वनि है। आ, बाकी तो छोड़ दीजिए, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि जो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ। तालव्य है नहीं, इसका कंठ से उच्चरित हो रहा है। यहाँ पूछ रहा है तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो ये पहले ही ये विकल्प क्या है, वो गलत हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अ का उच्चारण करिए। जब अ का उच्चारण करेंगे तो पाएंगे क्या पा रहे हैं, जब अ का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, जब अ का हम उच्चारण कर रहे हैं अ कंठ से उच्चरित हो रहा है, जबकि हमें पता क्या करना है, तालव्य में। तो तीसरे विकल्प का चयन करिए, अ।
जब अ का उच्चारण करेंगे, अ क्या हो रहा है, कंठ तालव्य से उच्चारण का उच्चारण हो रहा है। ई का उच्चारण करिए। जब ई का उच्चारण करेंगे तो पाएंगे कि जीवा क्या है, ई जीवा के अग्रभाग से उच्चरित होती है। ई जब उच्चरित करेंगे तो अवृत्ताकार बन रहा है, कोई वृत्त नहीं बन रहा है, संवृत्त। ई ई जब उच्चारण कर रहे हैं मुंह पूरी तरह से लगभग बंद सा रह रहा है। और ये क्या है, ये तालव्य स्वर ध्वनि है, इसलिए 28वें का जो सही उत्तर क्या है, घ सही है। 29वां प्रश्न बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि जो श ध्वनि है ये कहाँ से उच्चरित होती है, ये तालव्य ध्वनि है। और जो ये ध्वनि है जिसे आप लोग षटकोरवा श कहते हैं, ये मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धा से उच्चरित होती है। और ये जो स है ये कहाँ से उच्चरित होता है, दंत से उच्चरित होती है, ये तालव्य से होती है। और है कहाँ से उच्चरित होती है, कंठ से उच्चरित होती है। तो 29वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, घ सही है। आ जाते हैं 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन नहीं है। अंतिम जो प्रश्न है आज के प्रश्न में हम लोगों को चयन करना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, हम लोगों ने देखा था 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, जो क च ट त प में विभक्त होते हैं। क च ट त प में विभक्त होते हैं 5 वर्ग में। फिर कितने होते हैं, 25 होते हैं। उन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो ये च वर्ग, ग वर्ग, प वर्ग ये स्पर्श व्यंजन है। यह क्या है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ ध्वनि है। इसी को अर्ध स्वर भी कहते हैं, यह और वह दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। 30वें का सही उत्तर क्या है, घ सही है। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोग जो प्रश्न मैंने यहाँ पे चयन किया है वो आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक समझा होगा और कर भी लिया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो सिर्फ टीच नहीं किया है, लर्न भी किया है। जब आप किसी चीज़ को लर्न करेंगे, टीच नहीं करेंगे, समझ लर्न करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे। आप बचपन में घर वालों ने अगर आपको कभी 1 और 1 कितना जोड़ के सिखाया, 2 सिखाया है, कहते हैं 1 1 कितना होगा, 2 होगा। तो अब मैं लाख कहता रहूँगा, नहीं 1 1 3 होगा, तो आप लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने ये सीख लिया है 1 1 2 होता है, 1 1 3 होता है, 3 नहीं होता। आप लोगों ने टीच नहीं किया, लर्न किया था बचपन में। तो कभी भी जब पढ़िए तो लर्न करिए, टीच मत करिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी का।